हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी का बाजीगर पर। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं, है ना, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस एग्जाम, है ना, यानी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जो है सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं प्रश्न है। ठीक है, बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है ना, उसमें जो है सभी प्रश्न को देखेंगे। सिर्फ इसमें इकोनॉमिक्स के प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, और सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में क्या किए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं पहला मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। ठीक है, यानी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी इसमें क्वेश्चन पूछा था कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए जो है आवश्यक है। तो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है बताइए। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है भूमि एवं श्रम व भौतिक पूंजी। ठीक है, यानी भूमि, श्रम व भौतिक पूंजी जो है क्या है, आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो है आवश्यक कारक क्या है, तो भूमि है। ठीक है, श्रम, भौतिक पूंजी और उद्यम मतलब उद्यमिता है। ठीक है, उत्पादकों को जो है ना, फर्म के आर्थिक विकास का विस्तार करने के लिए कुशल तरीके से इन कारकों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है उत्पादकों को नई तकनीक अपनानी चाहिए, है ना। ठीक है, आगे पूछा है, कह रहा है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ठीक है, क्या, कार्यशील पूंजी, है ना। देखिए कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को जो है कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ठीक है, और जिसका मतलब इसका उपयोग जो है श्रमिकों के वेतन को, है ना, यानी वेतन का भुगतान करने और दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए जो है किया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा पूछा था कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी में जो है निवेश करने का जरिया है, तो क्या है, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है। ठीक है, शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों है। ठीक है, देखिए मानव को जो है उपयोगी व श्रम सेवा उत्पादक बनाने के लिए इस पर किया गया निवेश मानव पूंजी निवेश कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए जो है शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सुरक्षा, है ना, कौशल आदि में निवेश करना होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, कह रहा है कि खाली जगह, है ना, खाली जगह सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंत चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा, क्या होगा बताइए। तो देखिए ये 1 से कम होगा, क्या, 1 से कम, यानी खाली जगह सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंततः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा, क्या होगा, 1 से कम होगा। ठीक है, देखिए सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर जो है अंततः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान 1 से कम होगा, है ना। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप जो है पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को पूर्ति की लोच कहा जाता है। ठीक है, और पूर्ति की लोच धनात्मक होने पर पूर्ति की रेखा बाएं से दाएं, है ना, ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है ना, देखिए अगला क्या है, कह रहा है कि समग्र, है ना, समग्र पूर्ति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है बताइए। समग्र पूर्ति जो है निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों, है ना, यानी कीमत स्तर पर या अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर या लागत के स्तर पर। तो देखिए इसमें जो ये सिर्फ सही हो जाएगा, है ना,
यानी केवल 2 सही है। यानी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादक क्षमता पर निर्भर करती है, ठीक है। समग्र पूर्ति जो है निर्भर करती है किस पर, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर निर्भर करती है, ठीक है। देखिए वस्तुओं तथा सेवाओं की जो है कुछ उत्पादन को समग्र पूर्ति कहते हैं। यह जो है राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। यह अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादक क्षमता पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ठीक है। कह रहा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया, तो दोस्तों देखिए ये जो है कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। देखिए जो पूछा गया है सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, है ना, 2 बार 3 बार देखिए, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है ना 4/3/2021 में जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, पूछा गया है, ठीक है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया, ठीक है। देखिए कार्ल मार्क्स ने जो है अपनी पुस्तक दास कैपिटल में मूल्य को स्पष्ट करने के लिए जो है मार्क्स ने मूल्य का जो है 2 अर्थ में प्रयोग किया है, ठीक है। उपयोग मूल्य तथा विनिमय मूल्य, है ना। देखिए वस्तुओं के विनिमय मूल्य और श्रमिकों द्वारा जो है प्राप्त मजदूरी के अंतर को अतिरिक्त मूल्य कहते हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार जो है अतिरिक्त मूल्य है ना वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिक के श्रम से प्राप्त होता है, ठीक है ना, लेकिन जिसके लिए जो है उसने श्रमिक को कोई उचित मूल्य नहीं चुकाया है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, आगे है कराए एकाधिकार में पूर्ति वक्र है, एकाधिकार में पूर्ति वक्र है तो क्या है, तो देखिए अस्तित्व में नहीं होता है, क्या एकाधिकार में पूर्ति वक्र क्या होता है, अस्तित्व में नहीं होता है, ठीक है। कराए एकाधिकार में जो है ना पूर्ति वक्र अस्तित्व में नहीं होता है, ठीक है। एकाधिकार का अर्थ है किसी वस्तु के उत्पादन पर एक ही फर्म का अधिकार हो और अन्य विकल्पों का अभाव हो। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया में एकाधिकार की स्थिति उत्पाद की कीमत में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। क्योंकि बाजार में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को माप की पूर्ति की लोच कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे है नियोजित, ठीक है। क्या है, नियोजित, है ना। नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है, कह रहा है नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है तो क्या है, तो मांग का आधिक्य है, ठीक है, मांग का आधिक्य, है ना। देखिए कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में नियोजित निवेश, ठीक है, के नियोजित बचत से अधिक होने पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग में अधिकता बनती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में जो है नियोजित है ना इन्वेंट्री वांछित स्तर से ऊपर उठ जाती है और परिवार अधिक उपयोग मतलब उपभोग व्यय करते हैं और बचत कम करते हैं, ठीक है। देखिए संतुलन की दृष्टि से जो है एस और आई के बराबर होने पर आय और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए आगे क्या है, काय दिए गए रेखाचित्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी है, क्या है, ठीक है। तो देखिए ये जो है बढ़ रही है ना, इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है। यानी इस रेखा चित्र में जो है सीमांत उपयोग प्रवृत्ति बढ़ रही है, ठीक है। जब आय में सीमांत वृद्धि होती है तो उसी अनुपात में उपभोग में भी वृद्धि होती है, ठीक है। इसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। निर्धन लोगों की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक जबकि अमीर लोगों की क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। देखिए आगे है, कह रहा है यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी, क्या होगी बताइए। कह रहा है यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत
अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी, क्या होगी? तो देखिए इकाई के बराबर होगी, ठीक है, याद रखेंगे। यानी सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है, ठीक है, तो पूर्ति की लोच इकाई की क्या होती है? बराबर होगी, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्या करें, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। कराए जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, क्या होगी? देखिए इकाई से कम होगी, ठीक है, क्या होगी? इकाई से कम। यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच इकाई से क्या होती है? कम होगी, है ना। किसी वस्तु की मांग विशेष रूप से उसकी कीमत उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। अतः मांग की लोच से यह ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत अथवा उपभोक्ता की आय अथवा संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, आगे है कि रॉबिन्स के अनुसार, ठीक है, रॉबिन्स वैज्ञानिक का नाम है, कह रहा है रॉबिन्स के अनुसार निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। कह रहा है रॉबिन्स के अनुसार जो है निम्न में कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो दोस्तों ये दुर्लभ साधन, ठीक है, दुर्लभ साधन जो है रॉबिन्स के अनुसार क्या है? उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए, ठीक है। कहा है रॉबिन्स के अनुसार जो है दुर्लभ साधन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए क्या है? उत्तरदायी नहीं है ना। जबकि असीमित आवश्यकता है, ठीक है, साधनों के वैकल्पिक उपयोग एवं साधनों मध्य पूर्ण पूरकता केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है ना। कह रहा है बाजार, है ना, बाजार मांग वक्र होता है, ठीक है, कह रहा है बाजार मांग वक्र होता है, क्या होता है? तो देखिए व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है, ठीक है, कह रहा है बाजार मांग वक्र होता है तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है, ठीक है, कह रहा है बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज, है ना, योग होता है, ठीक है। देखा है जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, यानी जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होता है? बढ़ रहा है, मतलब बढ़ता है, ठीक है ना। देखिए जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होता है? बढ़ रहा होता है, ठीक है। और औसत उत्पाद जो है निर्गत की प्रति इकाई परिवर्ती आघात के रूप परिभाषित किया जाता है, ठीक है, जबकि सीमांत उत्पाद जो है प्रति इकाई आघात में परिवर्तन के कारण जो निर्गत में परिवर्तन होता है ना, जब सभी अन्य आगत स्थिर रखे गए हो, है ना, कहा जाता है, ठीक। देखिए मशीन टूल एक उदाहरण है खाली जगह वस्तुओं का, मशीन टूल जो है एक उदाहरण है खाली जगह वस्तुओं का, तो किसका उदाहरण है? पूंजीगत का उदाहरण है, ठीक है ना। देखिए अल्पाधिकार में होते हैं, ठीक है, कह रहा है अल्पाधिकार में होते हैं, क्या होते हैं? एक विक्रेता होते हैं या कुछ विक्रेता या दो विक्रेता या तीन विक्रेता, बताइए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है दो विक्रेता होते हैं, ठीक है, अल्पाधिकार में कितने विक्रेता होते हैं? दो विक्रेता होते हैं, ठीक है, अल्पाधिकार देखिए कह रहा है अल्पाधिकार में दो विक्रेता होते हैं, ठीक है। तो अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का एक महत्वपूर्ण रूप है, ठीक है। अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के दो या दो से अधिक परंतु बहुत अधिक नहीं उत्पादक या विक्रेता होते हैं, ठीक है। यद्यपि कुछ या अधिक फर्मों में मध्य कोई सीमा निर्धारित कठिन है, परंतु यदि एक वस्तु की उत्पादन की संख्या 2 से 10 तक हो तो इस स्थिति को अल्पाधिकार कहा जाता है, ठीक है। जब कुछ विक्रेताओं की वस्तुएं समान हो तो उसे शुद्ध अल्पाधिकार कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए
आगे क्या है, आगे है दोस्तों कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वो है, ठीक है। कह रहा है अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वो है, तो क्या है, तो देखिए किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे, ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अर्थशास्त्र जो है उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है। यह जो है किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का चित्रण होता है, ठीक है। इसके माध्यम से ही यह जानने का प्रयास होता है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे, ठीक है। कह रहा है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। कह रहा है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, तो ये मार्शल, ठीक है, मार्शल के अनुसार, है ना। मार्शल के अनुसार जो है अर्थशास्त्र क्या है, मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है व्यक्ति अर्थशास्त्र का संबंध है, मतलब व्यष्टि, है ना, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो देखिए व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। तो देखिए ये MRT यानी XY कहलाता है, ठीक है ना, क्योंकि निश्चित संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान से जो है उत्पादकों के मतलब वस्तुओं के उत्पादन की संभावना के सहयोग को जो है उत्पादन संभावना कहते हैं, ठीक है। इसके ग्राफीय निरूपण को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, ठीक है, और उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। बाएं से दाएं, है ना, और नीचे से जो है क्या कहते हैं नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। इसका मुख्य कारण यह है कि उपलब्ध सभी साधनों की कुशलतम प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। एक्स तथा वाई वस्तु में एक्स का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी आ जाए, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए दूसरा पार्ट है, कह रहा है अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं क्षेत्र, ठीक है, यानी टाइप्स एंड सेक्टर्स, ठीक है, ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र, याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन में से संबंधित है। कह रहा है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, तो दोस्तों ये दूध से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखेंगे। देखिए तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। कह रहा है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, तो क्या नहीं है, तो दोस्तों ये जो है पशुपालन नहीं है, ठीक है। पशुपालन जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है ना, ये किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, कौन, पशुपालन, है ना। प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि हो गया, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन, ये सब आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग आते हैं, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में जो है परिवहन हो गया, संचार, बैंक सेवाएं, ठीक है, और व्यापार आदि, ये सब आते हैं, ठीक है। तो पशुपालन कार्य तृतीय क्षेत्र के सम्मिलित गतिविधि कौन नहीं है, तो पशुपालन नहीं है, ठीक है। कार्य देखिए पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है, ठीक है, किसका स्वामित्व होता है, बताइए। कह रहा है पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है, तो देखिए व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, ठीक है ना। देखिए अर्थव्यवस्था के पूंजीवाद स्वरूप में उत्पादित वस्तुओं पर व्यक्तियों यानी पूंजी निवेश करने वाला, ठीक है, इसका स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र और बाजार
के अनुरूप राज्य की भूमिका के आधार पर जो है अर्थव्यवस्थाओं को 3 वर्गों में रखा जाता है, ठीक है। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था, जिसे समाजवादी व साम्यवादी रूपों में भी जाना जाता है, ठीक है, जैसे रूस तथा चीन हो गया, ठीक है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र का जो है स्व अस्तित्व होता है, ठीक है, जैसे है भारत। आगे है कह रहा है निम्न में कौन सा कथन जो है हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, ठीक है। कह रहा है कौन सा कथन जो है हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो यह केवल जो है चाय के उत्पादन में सफल हुई है, ठीक है। कौन? हरित क्रांति जो है किसमें? चाय के उत्पादन में सफल हुई है, ठीक है। कह रहा है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है गेहूं और चावल के उत्पादन में जो है भारी वृद्धि हुई है, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है, और इसका जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। भारत में जो है हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। कह रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है, बताइए। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। ये भी देखिए पूछा गया है, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है ना 12/1/2020 में सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। यह क्रांति जो है 1960 के दशक में शुरू की गई थी, ठीक है, और वर्ष 1970 में जो है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, के द्वारा उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के उनके कार्य के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। और भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत श्रेय MS स्वामीनाथन को दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में, है ना, यानी किस क्षेत्र ने जो है बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है, तो बताइए। देखिए सेवाओं के क्षेत्र में, ठीक है ना। आर्थिक समीक्षा यानी 21-22 के अनुसार जो है बिहार ने 2016-17 से जो है 20-21 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र में जो है 4.8% तथा तृतीय क्षेत्र में जो है सर्वाधिक 8.5% की क्या की है, वृद्धि की है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्या है, आगे है बच्चा डॉक्टर, है ना। कह डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है, किस पे विख्यात है, बताइए। कह रहा डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है किस पर? तो देखिए ये जो है श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना यानी 1969 से 1974 के समय जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा, ठीक है, 1970 में जो है भारत में दूध, है ना, उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए जो है ऑपरेशन फ्लड नामक मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है ना। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसे जो है मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और प्रतिवर्ष जो है वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस यानी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। और नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। हीरालाल चौधरी जो को ही नीली क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि उत्पादन से है, ठीक है। विश्व में जो है नॉर्मन बोरलॉग तथा भारत में जो है MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। और काली क्रांति का संबंध जो है कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादन से है, ठीक है। अर्नाल्ड टैनबी को काली क्रांति का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। कह रहा है भारत में जो है कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए ये जो है पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है दोस्तों, पेट्रोलियम से, ठीक है। कृष्ण क्रांति जो है पेट्रोलियम यानी या खनिज तेल से संबंधित है, पेट्रोलियम कहिए या खनिज तेल, ठीक है। पेट्रोलियम और खनिज तेल की दिशा में जो है
आत्मनिर्भरता बढ़ाने हेतु, ठीक है, इसकी प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इसके लिए जो है इथेनॉल की उत्पादन बढ़ाकर पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण जो है 10% है ना तक बढ़ाने और बायोडीजल का उत्पादन जो है ना, मतलब बायोडीजल का उत्पादन करने की सरकार की योजना है, ठीक है। इसी परिप्रेक्ष्य में पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो है वर्ष 2004 को बायो ट्रेड के रूप में मनाया था, ठीक है। देखिए भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे बताइए। तो दोस्तों ये तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या करा है, कृषि पर अधिक है ना, करा है कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किसकी अर्थव्यवस्था के लक्षण है, ठीक है। तो ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है, ठीक है। देखिए कृषि पर जो है अधिक जनसंख्या की निर्भरता अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है, ठीक है। सामान्यतः यह एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें आर्थिक विकास अपनी प्रारंभिक अवस्था में होती है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक, ठीक है, वह मानवीय संसाधनों की बहुलता के बावजूद इसके आर्थिक विकास की गति मंद रहती है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। तो दोस्तों आगे जो है ना, अगले पार्ट में जो है सारा आपको करा देंगे, ठीक है। इस पार्ट में बस इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि अभी बहुत है, ठीक है। चलिए और एक चैप्टर का करा ही देते हैं, है ना, ठीक है। तो चलिए और एक चैप्टर का करा ही देते हैं, है ना। दूसरा तो हो गया था। हाँ तो यही चैप्टर था, ठीक है। देखिए इसको ही करिए देते हैं, है ना। देखिए क्या कर रहा है, तीसरा चैप्टर है, इससे पूछा गया था प्रश्न, राष्ट्रीय आय एवं मापन, ठीक है। देखिए जीडीपी है ना, नेशनल इनकम एंड मैनेजमेंट है ना, मेजरमेंट, ठीक है, ये जीडीपी। देखिए कह रहा है राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, उत्पादन के साधनों से आय है, ठीक है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, तो उत्पादन के साधनों से आय है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो है साधारण शब्दों में राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधनों से प्राप्त आय होता है, ठीक है। जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना लागत मूल्य पर की जाती है तब इस देश की राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, ठीक है। NNP से राष्ट्रीय आय की गणना निम्न प्रकार से की जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है NNP माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ठीक है। करा जीडीपी से तात्पर्य है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है, तो देखिए सकल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। जीडीपी से तात्पर्य है किसका, सकल घरेलू उत्पाद का, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए जीडीपी से तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद यानी इंग्लिश में बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है, ठीक है। और भारत में जो है सकल घरेलू उत्पाद में जो है योगदान मुख्य रूप से 3 व्यापक क्षेत्रों में है। कौन कौन सा, तो एक है कृषि क्षेत्रों में, ठीक है ना, मतलब कृषि, उद्योग और सेवाओं, ये तीनों में बांटा गया है, ठीक है। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है, देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है, क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है ना। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय है ना, किसी देश का औसत आय होता है, ठीक है। और भारत में जो है सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा की है, ठीक है, याद रखना। देखिए आगे है, कराए निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है, ठीक है, बताइए कौन सा संबंध जो है सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ए नंबर जो है क्या है, सही नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, सही नहीं है, ठीक है,
यहाँ समझ लीजिए, देखिए समझिए, जीएनपी, ठीक है, जीएनपी ये जो है बाजार मूल्य पर सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। एनडीपी का मतलब होता है बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। एनएनपी का मतलब होता है क्या, साधा लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, ठीक है। और जीएनपी यानी साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना। और जीडीपी यानी साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। जीएनपी था फर्स्ट में, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, यानी जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त, है ना, शुद्ध आय, ठीक है। यानी इसमें जो है ना विकल्प क्या है, कर संबंध सही नहीं है, तो यही आपका क्या है, गलत है, बाकी सभी सही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कराए कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है, ठीक है। यानी कृषि का भारतीय जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, तो दोस्तों ये 25% योगदान है, ठीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 25% था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 18-19 सकल घरेलू उत्पादन में जो है कृषि का योगदान लगभग 16.1 है, ठीक है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान सेवा कर 54.1% का है, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2022 मतलब 21-22 में जो है जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 18.8% है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है किसमें, तो दोस्तों ये जो है उत्पाद और आय विधियों द्वारा, ठीक है। भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है किसमें, तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा, ठीक है ना। देखिए भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पादन, ठीक है, और आय विधियों द्वारा किया जाता है ना। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा, ठीक है, 1868 ईस्वी में अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की गई थी, ठीक है। और इसमें जो है उनके द्वारा प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपया बताया गया था, ठीक है। कह रहा भारत में पहली बार किसने आर्थिक आय को अनुमानित किया था, ठीक है। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय आय का लेखा जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, योजना आयोग के द्वारा या भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा, ठीक है, या वित्त मंत्रालय के द्वारा या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो दोस्तों ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है, ठीक है ना। सारे प्रश्न पूछे गए हैं किस, ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे और सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे। देखिए राष्ट्रीय आय का लेखा जोखा जो है ना भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO में विलय करने का निर्णय लिया है, ठीक है। कराए सकल घरेलू उत्पाद को, ठीक है, किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो देखिए ये जो है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के द्वारा, ठीक है ना।
आगे देखिए कह रहा है जीडीकेपी यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है बताइए। तो दोस्तों ये जो है ना उम्बेर्टो सुलपास्पो है, ठीक है ना। यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो उम्बेर्टो सुलपास्पो थे, ठीक है। और उन्होंने दक्षिणी है ना कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो है प्रोफेसर पद पर रहते हुए सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी जीडीकेपी की खोज की थी, ठीक है। उन्होंने 4 बुनियादी स्तंभों के माध्यम से राष्ट्र के विकास एवं भविष्य के माप को बताया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, इकाई संतुलित बजट गुणन का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपया की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय है क्या है, तो दोस्तों 1 रुपया से बढ़ेगी, ठीक है ना। देखिए इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपया की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय 1 रुपया से बढ़ेगी, ठीक है। किसी देश के निवासियों द्वारा 1 वर्ष में घरेलू सीमाओं के भीतर या बाहर सभी निर्मित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का कुल योग है, ठीक है। यह 1 वर्ष में नागरिकों की आय शुद्ध राशि द्वारा निर्मित है, ठीक है। करा जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होगी, राष्ट्रीय आय है ना बढ़ती है या राष्ट्रीय आय घटती है, या ब्याज की दर बढ़ती है या ब्याज की दर घटती है। तो दोस्तों बताइए क्या होती है, तो ये दोस्तों क्या होती है, तो ब्याज की दर घटती है, ठीक है ना, क्या होती है, घटती है। निवेश एवं विनियोग है ना का सामान्य आशय जो है ऐसे व्यवसाय से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए, ठीक है। निवेश आय की वह भाग जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है, ठीक है। करानीन में किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है, करानीन में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है, तो दोस्तों ये आयात के, ठीक है। आयात के कारण जो है किसी देश की है ना राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रभाव क्या होता है, मतलब प्रभाव का आकार घटता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करने के दौरान उसकी आय तथा व्यय को बराबर माना जाता है, ठीक है। लेकिन आयात इस संतुलन को बिगाड़ देता है। उत्पादक उद्योगों से आय का प्रवाह साधनों के भुगतान के रूप में उपभोक्ता के पास जाता है, ठीक है। और फिर यह उपभोक्ता से उत्पादक उद्योगों के पास चला जाता है, ठीक है। आय का यह प्रवाह जो निरंतर चलता रहता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस यहीं तक रखते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, है ना। और इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों पसंद आया है तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर दीजिए, है ना। और शेयर दोस्तों अधिक से अधिक कीजिए, है ना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए, है ना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा आप ही को फायदा होगा, ठीक है। जो भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास सूचना यानी नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।